सो लेट्स सी, प्रीवियस लेक्चर में हमने नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया था वर्क एनर्जी पावर का। उस पे फर्स्ट लेक्चर हो गया था ऑलरेडी हमारा। देख लेते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या कंप्लीट किया हुआ था। तो बेसिकली वर्क पावर एनर्जी में पहले हमने वर्क का डेफिनेशन देखा बेसिक सा, और वर्क का मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखा कि यार फॉर्मूला क्या होता है वर्क का। तो वर्क के फॉर्मूले में हमने देखा कि एक छोटे से इंटरवल के लिए स्मॉल वर्क डन कितना होगा। एक स्मॉल इंटरवल के लिए हमने वर्क डन को डिस्कस किया कि यार स्मॉल वर्क डन कितना होगा। उस पे बेस्ड हमने आगे पॉइंट देखा कि यार अगर ड्यूरिंग दैट पीरियड ये जो फोर्स हमें रिक्वायर्ड है, वर्क डन बाई फोर्स हम डिस्कस करते हैं, अगर वो कांस्टेंट है तो हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, और अगर वेरिएबल है तो क्या फार्मूला यूज करेंगे। दोनों बातें हमने देखी। तो फिर कांस्टेंट के लिए भी हमने सारी चीजें देखी, यूनिट, और बात की कि अगर फोर्स कांस्टेंट है, सो इफ द फोर्स इज कांस्टेंट देन वो फॉर्मूला हमने चेक किया और कुछ स्पेशल पॉइंट्स देखे कि किस केस में फोर्स किस टाइप का हो सकता है वर्क। तो वर्क के कुछ केसेस देखे हमने यहाँ पर, फिर जीरो वर्क, और अकॉर्डिंगली डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस देखे कि कब जीरो वर्क हो सकता है, कब नहीं हो सकता है, कब पॉजिटिव वर्क होना चाहिए, कब नेगेटिव वर्क होना चाहिए, ये सारे केसेस देखे। फिर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट कर दिए थे। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ सॉल्विंग कर दिए थे और काफ़ी सारी चीज़ें बता दी थी कि ऑलरेडी किस तरीके से हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, किस तरीके से मल्टीपल टाइप के वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमने एक लास्ट क्वेश्चन जो है डिस्कस किया हुआ था, वहाँ पर हमने एकदम नया फॉर्मूला टाइप डिस्कस किया हुआ था, एक स्पेशल पॉइंट डिस्कस किया हुआ था कि यार वो जो वर्क डन है उसको हम एक और पैटर्न से लिखते हैं। हम इस तरीके से वर्क डन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स। इस तरीके से भी हम डिस्कस कर सकते हैं, मतलब ये ऑब्जेक्ट है और ये फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फोर्स, अगर हमें पता है कि यार इसके डायरेक्शन पे फोर्स का कंपोनेंट कुछ है, लेट्स से एफ एक्स है, सो वी कैन डायरेक्टली यूज दिस फोर्स अलोंग दैट डिस्प्लेसमेंट इनटू दैट डिस्प्लेसमेंट। और इसका रिवर्स भी ट्रू है, क्या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इस तरफ ले ले, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये भी एक पैटर्न हो जाता है हमारा वर्क डन को सॉल्व करने के लिए। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ तक पूरा वर्क डन के बारे में डिस्कस कर दिया हुआ था, काफ़ी सारी चीज़ें हमने वर्क डन पे डिस्कस कर ली थी। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज वर्क डन, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वर्क डन एग्जाम्पल के साथ ही स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस जो लेक्चर में हमने काफ़ी सारे केसेस देख लिए थे, उसी पे बेस्ड हम कुछ एग्जाम्पल्स कंटिन्यू करेंगे। तो एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल से एक ले लेते हैं। सपोज एक ग्राउंड है, हम टॉप व्यू देख रहे हैं। तो टॉप व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है, लेट्स से एक ग्राउंड है और वहां पर एक बॉक्स को हम, लेट्स से बॉक्स है और हम इस पॉइंट ए से एक स्क्वायर पाथ पे इसको लेके जा रहे हैं। तो एक बॉक्स को स्लोली हम एक फोर्स लगा के एक स्क्वायर पाथ पे लेके जा रहे हैं। तो क्या सिचुएशन होगा, तो लेट्स से ये पाथ है बी सी एंड डी, ठीक है। इसको हम एक फोर्स लगा रहे हैं एफ, ठीक है, और ये पुलिंग फोर्स है और ये एफ अननोन है, ठीक है। सो अ बॉक्स of mass m is being pulled slowly on rough surface म्यू गिवन है, उस सरफेस का क्या गिवन है, म्यू, रफ सरफेस विद एन अननोन फोर्स, विद अननोन फोर्स। अब आपको बताना है फाइंड द
work done by friction, then by friction and that force when it completes the path. ठीक है, तो ये पाथ है एक आपका, तो ए बी सी डी ए, वापस ए से स्टार्ट होके वापस ए पर आ जाता है, ए बी सी डी के थ्रू एक पाथ कंप्लीट कर लेता है, तो कितना वर्क डन होगा, फोर्स का और फ्रिक्शन का। ठीक है, तो सॉल्व करें, बताएं। लेट्स से इसका लेंथ है कुछ एल लेंथ का एक स्क्वायर पाथ है, तो कितना वर्क डन होगा। चलिए एक बार सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली चीज, फॉर फुल पाथ ए बी सी डी ए, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है। 0 टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। तो वर्क डन क्या होना चाहिए, वर्क डन बाई फ्रिक्शन और एनीथिंग क्या होना चाहिए, वर्क डन 0 होना चाहिए। नो ओके, क्यों नहीं होना चाहिए। एंगल चेंज नहीं हो रहा है, चेंज डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है फ्रिक्शन। ओके वेरी गुड, तो इसका मतलब ये लॉस कराएगा और हमें क्या करना पड़ेगा, सारे पाथ का अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो रीजन बीइंग कि सारे पाथ का हमें अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व फॉर ईच पाथ, क्लियर। चले, तो ए बी के लिए सॉल्व करते हैं, बताएं ए बी पाथ पर क्या होगा। ए बी को अगर मैं ड्रॉ करूं तो ए बी कुछ इस तरीके से होगा, यहां से ए से स्टार्ट हुआ, यहां बी तक जाएगा बॉक्स। ठीक है, इट इज बीइंग पुल्ड बाय अ फोर्स एफ, और पीछे कौन सा फोर्स लगेगा, एक फ्रिक्शन, क्लियर। और कितनी ट्रेवल करेगा डिस्टेंस ए टू बी तक के लिए, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, एल डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो बताएं फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले वो तो निकालना पड़ेगा, फिर वर्क डन निकालेंगे ना हम। बताएं फ्रिक्शन की वैल्यू, म्यू इनटू mg। म्यू इनटू एन, और वो हो जाएगा म्यू इनटू एम जी। अच्छा, ये फोर्स कहाँ से फाइंड करेंगे, ये तो अननोन है। बताएं ये एफ कहाँ कैसे फाइंड करेंगे, कितना है। एनीवन, हाउ टू फाइंड दिस एफ। किसी को कोई आइडिया ये एफ कैसे फाइंड करेंगे। एफ नेट इज इक्वल टू ma। बट एक्सेलरेशन दिया ही नहीं क्वेश्चन में, दिया है क्या, बताओ क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है। F greater than mu mg। एफ ग्रेटर देन म्यू एन जी, ठीक है, लेकिन कितना कितना यूज क्या करेंगे, वैल्यू कैसे पता चलेगा कितना है। ओके, तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा टर्म समझ में आ रहा है, दैट्स व्हाई मैं इसको स्टार मार्क करूंगा, हाउ टू फाइंड एफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बार बार आपको काम आने वाला है। आप सोचोगे कि सर एफ क्या है, गिवन क्या है, कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं। द वर्ड स्लोली, दिख रहा है क्वेश्चन में आपको क्या लिखा हुआ है, स्लोली। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, क्या कुछ बहुत एक्स्ट्रा स्पीड दे पा रहा है क्या ऑब्जेक्ट उसे, फोर्स उसे, नहीं नहीं। तो इसका मतलब ये कि उसके पास थोड़ी सी कोई स्पीड आई है और वो स्पीड मेंटेन करेगा। तो द वर्ड स्लोली मींस
V is constant throughout. क्लियर? समझ आया? स्लोली रहने का मतलब ये है कि अगर वो स्लोली चल रहा है तो क्या स्पीड चेंज हो रही है क्या? नहीं। समझ आया स्लोली का मतलब कि अगर वो 5 की स्पीड से चल रहा है तो थ्रू आउट किस स्पीड से चल रहा है? 5। बताइए ये वर्ड समझ में आया या नहीं? अरे भाई बताएं। यस सर। ओके, तो अगर ये v कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0. 0। तो एक्सेलरेशन 0 मतलब नेट फोर्स 0. 0। सो F नेट मस्ट बी 0। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? F किसके जितना होना चाहिए? Friction. फ्रिक्शन के जितना होना चाहिए। तो ये पूरे क्वेश्चन का ट्विस्ट था कि फ्रिक्शन को कैसे फाइंड कर F को कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में बोल रहा है कि दैट इज मूविंग स्लोली तो इसका मतलब क्या है? फोर्सेस आर बैलेंस्ड। तो स्लोली को मैं यहाँ पे स्लोली का सिंपल मीनिंग द फोर्सेस आर बैलेंस्ड। then F must be equal to friction. So F must be mu into mg। तो ये बहुत ही सिंपल वे में फ्रिक्शन भी पता चल गया और हमें क्या पता चल गया? फोर्स भी पता चल गया। सिर्फ अब डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूं फॉर ए बी, ए टू बी क्या सिचुएशन होगी? मैं फिर से लिखता हूं। सारी चीजें अगर हमें पता चल गई तो ए टू बी क्या सिचुएशन होगी? वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? दोनों अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या रहेगा? माइनस Minus. म्यू एम जी इंटू डिस्टेंस कितनी है? एल। वर्क डन बाई फोर्स कितना होगा? प्लस का रहेगा म्यू एम जी इंटू एल। चले फॉर बी टू सी अगर बात करें तो ए टू बी मतलब ये पॉइंट है ए, बॉक्स मूविंग टू द पॉइंट बी, ये हो गया ए टू बी। यहाँ पे क्या होगा? फोर्स इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है और फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? पीछे। ये पूरा क्लियर था। चले सेम फिगर हम बी टू सी के लिए बना देते हैं। ये बी टू सी है। सो लेट्स से फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है F, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? बैकवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे की तरफ। देख रहे हैं क्या? सिर्फ डायरेक्शन बदल गई बट क्या कोई भी चीज चेंज हुई क्या? देखो बिल्कुल सिमिलर फिगर लग रहा है ना, कुछ भी नहीं बदला। सो वर्क डन बाई फ्रिक्शन अभी भी कितना है? नेगेटिव है, अपोज कर रहा है माइनस एम जी इंटू एल। और वर्क डन बाई फोर्स क्लियर सबको? दोनों पार्ट अच्छे से समझ आए सारे? तो इसका मतलब क्या होगा? बाकी सारे केसेस का भी क्या होगा? सेम रहेगा। तो फॉर Same. टोटल, यस, फॉर टोटल पाथ अगर हम वर्क डन बाई फ्रिक्शन बात करें तो कितना हो जाएगा? माइनस 4 टाइम्स ऑफ म्यू एम जी इंटू एल। और वर्क डन बाई फोर्स कितना हो जाएगा? प्लस का 4 म्यू एम जी इंटू एल। तो बताए किसी को कोई डाउट इसमें? समझ आ गई चीज है कि जीरो नहीं होने वाला है? चीजें क्लियर हुई? यस सर। ओके गुड। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग सॉल्व करें जल्दी से।
चले पहले ये बताए 10 केजी पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, बताएं। चले अगर मैं 10 केजी का फिगर बनाऊं, बताइए 10 केजी पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं। 4। सोच लें। 5, ओके 5 फोर्सेस, गुड। एक एफ लगेगा, एक mg लगेगा 100, एक नॉर्मल, एक नॉर्मल लगेगा, लेट्स से इसको हम बोल रहे हैं n1। अभी तो 3 हुए, और भी कोई लगेगा क्या? फ्रिक्शन, अरे भाई फ्रिक्शन म्यू 5 दिया kg है का क्या? नॉर्मल। म्यू दिया है क्या मैंने? नहीं दिया ना, तो हमेशा स्मूथ समझना है। जब म्यू दिया ही नहीं है तो स्मूथ समझना है, ठीक है। तो अच्छी बात यह है कि फ्रिक्शन नहीं लगाएंगे फिर हम। फिर बताएं। 5 kg का नॉर्मल। 5 kg का 5 नॉर्मल। kg का नॉर्मल, वेरी गुड। एक फोर्स तो जो one more बचा था normal. वो था नॉर्मल, लेट्स से दैट नॉर्मल इज n3। व्हाई आई एम नेमिंग इट n3, क्योंकि n2 हम इसके वाले नॉर्मल को बोल देंगे। तो ये 5 kg हो गया, इसको आगे की तरफ लग रहा है n3 और बाकी नॉर्मल। चले तो जल्दी से फाइंड करें। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन वर्क डन बाई n3। तो जो चैट पे आप आंसर करें, आंसर वर्क डन बाई n3, सॉल्व ऑल द वैल्यूज, बट आई एम इंटरेस्टेड मेजरली इन वर्क डन बाई n3 ऑन 10 kg। सर फोर्सेस 4 ही हुए ना फिर? हाँ 4 हुए, सॉरी 4 हुए। Okay, work done by n3 you can answer in the chat box। बहुत ही सिंपल है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वेरी गुड हर्षदा, आयुष, कार्तिक, प्रज्जिन, वेरी गुड। ओके सो बहुत सारे स्टूडेंट ने सिर्फ आंसर किया हुआ है 50, दैट इज इनकरेक्ट। 50 इज इनकरेक्ट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? -50। -50, -50। बताया यार, कितनी बार बताया, वर्क डन यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टेकिंग द साइन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बिफोर फाइंडिंग वर्क डन हमें दो चीजें चाहिए, फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में गिवन है, फोर्स के बारे में चाहिए। तो फोर्सेस यार पता है कि ये तो n2 है, तो n1 n2 ये तो तुरंत पता चल गया। ये तो हमें पता है कि कितने हो जाएंगे, n1 बैलेंस करके रख रहा है तो ये भी हो जाएगा 100, और n2 बैलेंस करके रख रहा है तो ये 50 हो जाएगा। मेन है यार n3 को फाइंड करना। तो यार अभी पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि ये आगे कितने से जा रहा है, a इज इक्वल टू 2 से। ये आगे किससे जा रहा है, a इज इक्वल टू
2 से, तो इसके लिए सॉल्व कर दो यार। एफ नेट इज इक्वल टू क्या, एम ए, और एफ नेट में कौन जा रहा है, n3 जा रहा है ना, सो n3 इज इक्वल टू m कितना है 5, a कितना है 2, तो n3 की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब हमें एफ भी चाहिए, तो इसके लिए भी लगा दो यार एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। एफ नेट क्या था, एफ आगे पुश कर रहा है माइनस अपोज कौन कर रहा है n3 इज इक्वल टू m कितना है 10 इंटू a कितना है 2। अच्छा n3 अभी हमने देख लिया है, n3 कितना है 10 और ये कितना हो गया 20, तो f की वैल्यू कितनी आ गई 30। 30। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी चीजें। अब सॉल्व कर लेते हैं यार। तो अब डायरेक्शन का तो ध्यान देना पड़ेगा ना यार। अगर मैं बात करना चाह रहा हूँ फॉर 10 kg ब्लॉक, फॉर 10 kg ब्लॉक, मुझे पता है कि 10 kg के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो सबके लिए, दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर है, तो वो तो मैंने लिख दिया। अभी बात करते हैं 10 kg का फिगर बनाए, तो एफ आगे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ हो रहा है, लेकिन n3 किधर लग रहा है, n3 अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। देखो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। अच्छा n1 कैसे लग रहा है डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री पे, mg कैसा लग रहा है 90 डिग्री पे, तो ये चीजें डायरेक्टली हो जाएंगी। वर्क डन बाई n1, वर्क डन बाई mg, दोनों क्या है 0। 0, वर्क डन बाई फोर्स, वो सेम डायरेक्शन में लेके जा रहा है इसलिए प्लस 13 टू 5, सो ये हो गया 150 जूल प्लस का। एंड वर्क डन बाई n3 नॉर्मल, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ना डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल, तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। n3 कितना है 10 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, तो हो जाएगा -50 जूल। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं हम कि वर्क डन बाई n3 ऑन 10 kg ब्लॉक। और फॉर अगर हम 10 kg की जगह 5 kg ब्लॉक देखें, तो 5 kg ब्लॉक का भी वही होगा। बाकी दो का वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई n2, वर्क डन बाई mg, ये दोनों क्या होंगे 0। वर्क डन बाई n3, अब देखो इसको तो n3 मूव करा रहा है और कहाँ की तरफ मूव करा रहा है, आगे की तरफ डिस्प्लेस करा रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा पॉजिटिव होगा। 10 इंटू 5, तो कितना आ गया प्लस का 50। तो देखो जो n3 है नॉर्मल है, वो क्या कर रहा है 5 kg को अपोज कर रहा है, 5 kg पे नेगेटिव वर्क डन लगा रहा है, और वो एनर्जी किसे दे रहा है वर्क डन बाई n3, वो एनर्जी वो किसे प्रोवाइड कर रहा है डिफरेंट उसको। क्लियर। तो इस फॉर्मेट में चीजों को हम देख सकते हैं कि वर्क डन बाई n3 क्या हो जाएगा फॉर बोथ ऑब्जेक्ट। तो क्या करता है n3 10 वाले की एनर्जी लॉस कराता है और किसको दे देता है वो एनर्जी 5 वाले को। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा सिनेरियो था। किसी को कोई डाउट इसमें, पता है कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको। चले नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब विद साइन, प्रॉपर साइन के साथ आपको आंसर करना है। अगर प्लस है तो कोई टेंशन नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, और अगर नेगेटिव है तो आपको प्रॉपर उसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ओके गुड शिव प्रसाद। बाकी लोग भी जल्दी आंसर करें यार। समर्थ गुड। ओके देखिए इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा था ही नहीं, मतलब कुछ खास था नहीं। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको यहाँ पर फोर्सेस के बारे में सोचना है। तो यहाँ पे फोर्स तो तब आएंगे ना जब आप पूरा सिस्टम सॉल्व कर लोगे। तो पहले हम सॉल्व करेंगे कि यार ए सिस्टम कितना है। तो ए सिस्टम कितना होता है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई एम टोटल। तो नेट फोर्स कितना है, 100 है। टोटल एम कितना है, 10 kg। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करना पड़ेगा, दोनों का अलग अलग फिगर बना लेंगे। तो ये 3 का हमने बना लिया और ये 2 का बना लिया। क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं देख लेते हैं। तो 3 को कौन पुल कर रहा है, टेंशन मान लेते हैं ये T1 है। तो 2 को किस तरफ पुल करेगा, T1 इस तरफ पुल करेगा। ये वाला मान लेते हैं T2 है, ठीक है। तो ऐसे ही 5 का होगा, उसको इधर कौन पुल कर रहा है, फोर्स, और इस तरफ कौन पुल कर रहा है, T2। बट इनमें सब में खास बात क्या है कि ये दोनों आगे जा रहे हैं किस एक्सेलरेशन से, एक एक्सेलरेशन से आगे जा रहे हैं, ठीक है। दोनों बॉक्स ऐसे जा रहे हैं। तो यार हमारा टारगेट T2 को फाइंड करना है ना, समझ आया। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, डायरेक्टली इसी पे लगा देते हैं ना, एफ नेट इज इक्वल टू क्या, एम ए, और एफ नेट में सिर्फ कौन है, T1 है। तो क्या होगा 3 इंटू 10। तो T1 कितना आ गया, 30। क्या हमसे T2 पूछा क्या, नहीं। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द वर्क डन बाय 3 kg ब्लॉक ऑन 2 kg। तो बताओ 3 kg 2 kg पर क्या फोर्स लगा रहा है, T1 या T1 व्हाट इज द फोर्स ऑन 3 kg, sorry, what is the force on 2 kg due to 3 kg। तो 3 kg की वजह से क्या फोर्स है, सो दैट फोर्स इज T1। और वो T1 कैसे लगा रहा है, क्वेश्चन हम 3 kg पे सॉल्व कर रहे हैं या 2 kg पे, 2 kg 2 kg वाले पे सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमें पूछा वर्क डन ऑन 2 kg। तो हम फिगर किसका बनाएंगे, 2 kg। लेकिन 2 kg पे ये वाले फोर्सेस नहीं दिखाएंगे, ये हमारा T2 लग रहा है, बट हमें T2 की जरूरत ही नहीं है। हमें किसकी जरूरत है, T1। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, T1, बट किस पे, ऑन 2 kg। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये तो समझ गए। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, हमें चाहिए T1 और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, बॉक्स का, समझ आया, अपोजिट है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वर्क डन, वर्क डन, तो वर्क डन बाई T1 होगा। आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। कितना है T1 की वैल्यू, 30 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना क्वेश्चन में दिया है, 20 मीटर। सो करेक्ट आंसर शुड बी -600 जूल। समझ आया सबको। व्हाट इज द फोर्स ऑन 2 kg, तो 2 kg पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना हम। ये पॉइंट सबको समझ आया नहीं, कि हम कौन सा पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। डन। किसी को कोई डाउट इस नेगेटिव में, कैसे नेगेटिव आया, ऐसा कुछ डाउट क्या, पूछ सकते हैं यार, किसी को कोई डाउट हो इसमें। ये समझ आया या नहीं बताएं, ये ओके है। yes sir यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चले तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। गुड, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, चले ट्राई करें और करेक्ट आंसर्स करें, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने फिर से इस बार आंसर +600 दिया हुआ था, तो ट्राई करना है कि यार ऐसा मत करो। और कुछ लोगों ने आंसर 500 दिया था। 500 कहाँ से आ जाता है यार, मतलब गलत से गलत कैलकुलेशन करोगे तब भी 500 नहीं आ रहा है। चले कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं।
चले यार, ये बताएं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगर मैं पहले कैलकुलेट करना चाहता हूँ वर्क डन बाई फोर्स, बताएं क्या होगा। वर्क डन बाई फोर्स, तो यार फॉर्मूला क्या है, क्या है फॉर्मूला, फोर्स इंटू एफ इंटू एस इंटू cos कॉस। theta. ये बताओ क्या एफ का डिस्प्लेसमेंट के साथ ये जो कॉस थीटा था ये ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा क्या, जो एंगल था, लाइक सपोज ये था, ठीक। तो आप बताओ कि डिस्प्लेसमेंट था पहले इस तरफ, फोर्स था किधर, सेम डायरेक्शन में, थोड़ी देर बाद डिस्प्लेसमेंट तो इस तरफ हो गया ना, और फोर्स कैसा रह गया, ऐसा ही रह गया। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो गया, फोर्स कैसा ही रह गया। तो बताओ क्या ये cos थीटा कांस्टेंट था क्या थ्रू आउट। No, sir. ओके, तो फिर ऐसे टाइप की प्रॉब्लम आ गई तो फिर क्या करेंगे, मतलब हमें क्या सोचना पड़ेगा अब तो गड़बड़ हो गया ना, कि एंगल, यहां पर देखें, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेरीज कंटिन्यूअसली। क्लियर सबको, ये बताओ ये समझ आया नहीं, ये सबको समझ आया कि नहीं कॉन्सेप्ट, कि इनके बीच अभी थीटा कुछ नहीं है, फिर थीटा ये होगा, फिर थीटा ये होगा, समझ आया क्या। तो क्या मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ या नहीं, नो सर। नो सर। नहीं यूज कर सकते, बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा क्योंकि हम परफेक्ट बता नहीं सकते, ठीक। अच्छा, लेकिन अगर हम बात करें कि ये डिस्प्लेसमेंट, तो जो हम छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, बट ये छोटा तो नहीं है ना, ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है इन एक्चुअल, अगर हम देखें Full length. फुल फाइनल डिस्प्लेसमेंट है ना, ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब ये है कि इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में एक स्पेशल केस भी बताया था। क्या बताया था, कि अगर फाइनली वो कहीं पर पहुंच गया है तो हम सिर्फ क्या बात करें, फोर्स इनटू कौन सा डिस्प्लेसमेंट ले लें। क्या बताया था प्रीवियस लेक्चर का एकदम लास्ट टॉपिक था, फोर्स इनटू कौन सा डिस्प्लेसमेंट, S. इसको इन cos थीटा नहीं यार, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ, in direction of force, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर, in direction ये of force. बताया था। तो ये काम में नहीं आएगा बट ये वाला काम में आ जाएगा। अब जरा बताओ, फोर्स की डायरेक्शन ये है, ठीक। तो फोर्स की डायरेक्शन मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो, डिस्प्लेसमेंट इसका एक्चुअल तो हुआ ये, बट फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो फोर्स की डायरेक्शन में अगर मैं बात देखूं तो फोर्स की डायरेक्शन मतलब ये हुआ ना, कोई डाउट किसी को, बिकॉज फोर्स इज हॉरिजॉन्टल, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज क्या है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ आया नहीं सबको, ये वाला जो लाइन है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब बताओ मैथमेटिकली कैसे निकाल सकते हैं ये वैल्यू। अगर मैं मानूं कि ये सिंपल पेंडुलम का एक लेंथ है, लेट्स से सिंपल पेंडुलम का लेंथ आपको गिवन है क्या, एल, तो बताएं ये लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल वाली कैसे निकाल सकते हैं, बताओ। सिंपल है, एकदम सिंपल है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं। ये थीटा है, थ्रेड कितना है, L थ्रेड minus L cos theta. एल माइनस एल cos थीटा। एल माइनस एल कॉस थीटा, मार खाओगे यार तुम लोग सब के सब। एल माइनस एल कॉस थीटा क्या होता है, कुछ भी बोल रहे हो यार। हमें कौन सा चाहिए, रेड वाला चाहिए। अगर ये थ्रेड एल है मतलब ये थ्रेड क्या है, ये एल ही है क्योंकि थ्रेड है ये पूरा। अगर ये एल है तो एल कॉस थीटा क्या होगा, बताओ भला, एल कॉस थीटा क्या होगा, ये होगा ना। तो एल माइनस एल कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इस वाले को बोलेंगे ना एल माइनस एल कॉस थीटा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपसे, हम कौन सी डिस्टेंस चाह रहे हैं, हम कौन सी फाइंड करना चाहते हैं, ये tan theta.
ये tan थीटा, अरे यार ये L का कौन सा कंपोनेंट है सिर्फ इतना sin theta And sin theta. थीटा, इतना क्या सोचने वाला है, रट के बैठ लिया है क्या? बिल्कुल नहीं सर, L cos थीटा, L tan थीटा साफ साफ दिख रहा है, ये क्या है? अरे यार ट्रायंगल बना देता हूँ, देखो ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हुआ कि ये थीटा है और ये पूरी लेंथ L है और हमें इसके सामने वाली साइड चाहिए ये, तो ये तो क्या हो जाएगी, L sin थीटा हो जाएगी ना यार। Yes, sir. तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिखता हूँ, ये वैल्यू क्या होगी, L sin थीटा। तो देख रहे हो आंसर बहुत ही सिंपल दिख रहा है, बट कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है कि कैसे फाइंड करेंगे। फोर्स इनटू क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, L sin थीटा। बताए समझ आया या नहीं? yes sir फर्स्ट टाइम बिल्कुल टफ है। Yes, sir. ये इसलिए समझाया जा रहा है कि अब आप जब प्रैक्टिस शीट में से क्वेश्चन करें, ठीक है, और डीसी पढ़ने में से जब क्वेश्चन करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे कि जब जरूरत पड़ेगी तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट समझ में आया, वर्क डन बाय फोर्स सबको समझ आया। चले अब हम फाइंड करना चाहते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी। चले सब लोग ट्राई करेंगे जल्दी से और आंसर करें चैट बॉक्स में, वर्क डन बाय ग्रेविटी। अच्छा चैट में कभी आप थीटा तो नहीं लिख सकते ना, तो सिर्फ साइन लिख दो समझ जाएंगे हम, कॉस लिख दो समझ जाएंगे, टेन लिख दो समझ जाएंगे हम कि क्या करना है। सो फाइंड करें वर्क डन बाय ग्रेविटी। वेरी गुड आर्या कुनरे, करेक्ट आंसर। हर्षदा नॉट करेक्ट। अनुष्का नॉट करेक्ट। बाकी लोग आंसर करें यार जल्दी से। ओके आदित्य रिकॉर्डर, वेरी गुड करेक्ट आंसर। आयुष करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा यार, सब लोग समझने लग गए, बहुत ही अच्छा आइडिया आपको लग रहा है इसका मतलब। तो मेन चीज यार यहाँ पर देखो यार, मेन मैं फिर से बताता हूँ, अभी बहुत सारे लोग फिर भी एजिटेट हो रहे हैं, स्टिल नॉट करेक्ट। अभी बहुत सारे लोग फिर भी एजिटेट हो रहे हैं, फिर से देखते हैं सब लोग इधर ऑन योर स्क्रीन एवरीवन। एकदम फाइनली मैं बता रहा हूँ यार, एकदम फाइनल देखो यार, ये एक सिंपल पेंडुलम था, वो यहां से यहां पहुंचा, ये समझ आया सबको? सिंपल पेंडुलम यहां से यहां पहुंचा, तो यार वो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ उसका, ये डिस्प्लेसमेंट है ना यार उसका। तो इसका मतलब उसने क्या क्या कवर किया, उसने हॉरिजॉन्टल में इतनी डिस्टेंस कवर की और वर्टिकल में कितनी डिस्टेंस कवर की, इतनी डिस्टेंस। नहीं समझ में आ रहा क्या कि वर्टिकल में कितनी कवर की? भाई वर्टिकल में वो यहां पहुंच गया ना, तो ये डिस्टेंस हो गई वर्टिकल का कवर और ये हो गई क्या, हॉरिजॉन्टल का कवर। अभी समझ आया सबको? yes sir तो अभी तो थोड़ी देर पहले चिल्ला रहे थे सब लोग कि ये वर्टिकल वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस L minus L. First it. तो ये L है, ये आपका बन जाएगी क्या, L cos थीटा, और टोटल लेंथ L है, तो बेसिकली ये कैसी दिखेगी, L माइनस L
cos थीटा जितनी, ठीक। और अगर देखो यार तो ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है ना, तो ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट बार बार एंगल बदल रहे हैं, लेकिन एक चीज हमेशा काम आ रही है, क्या, कि डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, कल बताया था ना। तो वर्क डन अगर हमें चाहिए तो सबसे बेस्ट क्या है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो कल जो चीज बताई थी उसका यूज सिखा रहे हैं आज सिर्फ, कि कैसे उसे यूज करना है। तो कितना है, फोर्स तो mg लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना है, l माइनस एल कॉस थीटा। तो बहुत सारे लोगों ने ये आंसर किया है, बट अभी भी इसमें एक गलती है, बताओ क्या गलत है। माइनस क्या, आएगा। माइनस आएगा, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। क्यों क्यों अपोजिट है, देखो ग्रेविटी लग रहा है नीचे, लेकिन जो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मैंने बोला है वो क्या है, ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है। तो समझ आया सबको। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने ये आंसर तो किया है, बट स्टिल एक गलती है यहाँ पर, माइनस। सो एग्जैक्ट आंसर होगा ये फाइनल आंसर है। चले, तो यहां तक सबको क्लियर हुआ, वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी। नेक्स्ट, वर्क डन बाय टेंशन। चले सॉल्व करें जल्दी से। ओके, वेरी गुड आ रहा है, देख लेते हैं। यार अभी समझो कि जब आप सारे केसेस पे डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, सारे केसेस पे जब आप डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको एक बहुत ही अच्छी चीज देखने को मिलेगी कि जब भी आप डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बनाओगे, टी हमेशा कैसा दिखेगा आपको, मतलब 90। परपेंडिकुलर। आप किसी इंटरमीडिएट लोकेशन पे चेक करोगे तो जो मोशन ऑफ दिस बॉब है वो ऑलवेज टी से कैसा है, परपेंडिकुलर एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। सो एट all instants t is perpendicular okay. So at all instant tension is perpendicular to displacement. तो इसका मतलब क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, यस, वर्क डन बाय टेंशन क्या आ जाएगा, 0, ठीक। अच्छा, अगर आप इंटरमीडिएट कुछ बनाए, आप सोचें कि अगर सर मैं ऐसे देखना चाहूं तो डिस्प्लेसमेंट तो ये है, तो टी क्या होगा, तो आप ऐसे एक साथ नहीं बना सकते क्योंकि टी कंटिन्यूअस चेंज हो रहा था ना। ग्रेविटी को आप एक साथ बना सकते हैं कि क्यों, क्योंकि ग्रेविटी ऑलवेज कैसा था, ऑलवेज डाउनवर्ड था ना ग्रेविटी। तो ग्रेविटी को आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन टी को नहीं ड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्टली। तो F इंटू
डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ टी, ये नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि टी कंटिन्यूअसली सेम नहीं था। पहले टी था इस तरफ, फिर थोड़ा आगे मूव हुआ तो टी ऐसे हो गया, फिर टी ऐसे हो गया, फिर टी इस तरफ हो गया। तो टी कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा था, इसलिए हम टी को इस तरीके से नहीं लिख सकते। हमें सारे इंस्टेंट पे देखना होगा, और सारे इंस्टेंट पर टी कैसा है, डिस्प्लेसमेंट का हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। तो आंसर क्या आएगा? 0। बता, कोई डाउट इसमें किसी को? तीनों कैसे समझ में आए? बताया किसी को कोई डाउट? ऑल 3 केसेस? ओके, तो समझे यार, जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ दीज आर कॉन्सेप्ट्स, मतलब आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से सीख लेना है इनको कि किस टाइप में यूज करना है, और इनको प्रैक्टिस शीट में यूज करना है सॉल्व करते समय। चले नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं। ओके, आयुष एक्सप्लेन करें। सर स्लोली जा रहा है मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। हाँ, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। ये समझाया मैंने, स्लोली से हम वर्क डन फाइंड करते हैं। सर स्लोली जा रहा है, फोर्स 0 हो जाएगा ना फिर। फोर्स, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। क्या कर रहे हो भाई? नेट फोर्स 0 हो जाएगा। स्लोली वाला क्वेश्चन चल के देखते हैं फिर से एक बार। इसका मतलब आप लोगों ने सुना ही नहीं ढंग से। कितना डिटेल से यार मैंने लिखा था इस क्वेश्चन में कि यार इसमें स्लोली जा रहा है, नेट फोर्स 0 है, तो क्या F0 कर दोगे क्या? F0 है क्या यहाँ? जी भाई, यहाँ पर F0 है क्या स्लोली का मतलब? नहीं, स्लोली का मतलब क्या है? नेट फोर्स 0 है।
तो इसका मतलब अगर एक फ्रिक्शन लगने वाला है तो उसको किसके जितना फोर्स लगाना पड़ेगा, फ्रिक्शन के जितना ही, तभी नेट फोर्स क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। स्लोली का मतलब F0 होता है क्या, बताएं भाई। स्लोली का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स 0 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अप्रोच करिए। बेसिकली एट द एंड मीनिंग ये है कि स्लोली का मतलब क्या है, बहुत ही अच्छा मीनिंग अगर देखें तो यहाँ पे ये ट्राई किया ना मैंने यहाँ पे और डिटेल में लिखने का। क्लियर, क्या है स्लोली का मीनिंग, नेट फोर्स 0 मतलब फोर्सेस आर बैलेंस्ड। तो उससे फिर ये पुशिंग फोर्स F फाइंड करके लाइए। ओके, आर्य कुंडरे आप एक्सप्लेन करें। आर्या, यस सर। या नेगेटिव कैसे आ गया आपका, कंपोनेंट के तो साइन थी mg साइन थीटा वो नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव क्यों आ गया आप मुझे बताओ, नेगेटिव कब आता है वर्क डन, नेगेटिव कब आता है बताओ। अब बताएं नेगेटिव कब आता है वर्क डन, सिंपल सा टर्म पूछ रहे हैं। अपोजिट में, अपोजिट टू। अभी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था पुशिंग, और वो डिस्प्लेस किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये वाली डायरेक्शन में। क्लियर है सबको, बताए कोई डाउट क्या इसमें, तो वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए क्या इसमें, नो सर। पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है। आंसर इज करेक्ट, ओनली द साइन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो आई गेस सबको आइडिया लग गया आंसर क्या है, mgl साइन थीटा। क्लियर, चले एक्सप्लेन करें। शिव प्रसाद आप एक्सप्लेन करिए, चले कैसे कैलकुलेट किया आपने, एक्सप्लेन करें। सर फोर्स का कंपोनेंट और लेंथ सेम, मतलब एक ही तरफ जा रहे दोनों। हाँ, तो फोर्स का कंपोनेंट क्या होगा, F sin थीटा। F साइन थीटा। भाई क्या चल रहा है यार, mg sin थीटा। रुको यार, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम लोग बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं पा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं कॉन्सेप्ट पा रहे हो। ये फिगर समझ आया सबको, ये फिगर समझ आया, ये फोर्स मैंने ड्रॉ किया है ऐसे, ये फोर्स में किसी को कोई दिक्कत, नो सर। अच्छा। अब बताओ इसमें No, कौन सा sir. फोर्स मिसिंग है, mg mg मिसिंग है। अब बताओ यार, मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या कह रहा हूँ कि अलोंग दिस डायरेक्शन स्लोली मूव कर रहा है, मतलब अलोंग दिस लाइन फोर्सेस कैसे हैं, बैलेंस। ओके। तो इतने सारे लोगों ने जिन्होंने आंसर करेक्ट दिया है, उनमें से किसी से पूछ लेते हैं यार, आप लोग ये बताओ f की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज आवर f, व्हाट इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी टू फाइंड f, बताएं व्हाट इज f, mg sin theta. f इज mg sin theta। रॉन्ग, रॉन्ग, एनीवन एल्स, f क्या है, mg cos थीटा। f mg cos थीटा है, बहुत बढ़िया। तुम लोग बिल्कुल आंख बंद करके बस कॉस और साइन दो ही चीजें पता mg है। m अरे वाह कितना अच्छा था, n cos कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, कोई तो एक आंसर होगा। पहले पहले साइन थीटा बोला नहीं चला, कॉस थीटा बोला, सर mg tan theta. कैसे आया mg टेन थीटा, f cos theta is equal to mg sin theta हो जाता ओके गुड। ये है यार कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है कि कौन बैलेंस करने वाला है। तुम लोग बस आंख बंद करके कुछ भी बोल देते हो, कॉस थीटा कॉस थीटा, देखो यार ये थीटा है,
ये थीटा है, मतलब यहाँ पर कौन सा फोर्स आने वाला है? cos थीटा। और mg के जो दो कंपोनेंट आएंगे, ये आएगा mg cos थीटा होता है, और ये क्या होता है? mg sin साइन थीटा स्लोली मूव कर रहा है अलोंग द इंक्लाइन, मतलब नेट फोर्सेस क्या है? बैलेंस्ड है। सो स्लोली मूविंग का मतलब ये है, स्लोली मूविंग अप का मतलब है F net along the incline, along incline, वो क्या है? 0। तो इसका मतलब है इंक्लाइन के लॉन्ग F लग रहा है क्या? नहीं, इंक्लाइन के लॉन्ग कौन सा लग रहा है? F cos थीटा। और वो बैलेंस किसे कर रहा है? mg sin थीटा को। तो याद रखो, इस केस में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग F कितना आ गया? mg tan थीटा। तो ऐसा हर बार रट मत लो कि नहीं F तो सर mg sin थीटा आएगा। नहीं, अगर मैं ऐसा F लगाता तो नीचे की तरफ क्या फोर्स था? mg sin थीटा। तो फिर F किसके जितना हो जाता? mg sin थीटा के। बट यहाँ पर तो F का कंपोनेंट आके बैलेंस करने वाला है ना उसको। तो F की वैल्यू कितनी आ गई? mg tan थीटा। अब सॉल्व करते हैं क्या? वर्क डन बाई F। तो बताएं वर्क डन बाई F में वर्क डन बाई F तो क्या हो जाएगा? वर्क डन फोर्स कितना है? F इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? L इंटू F और L के बीच में एंगल कितना है? F और L के बीच में एंगल फिक्स है ना? F किधर लग रहा था? हॉरिजॉन्टल। और थीटा। L किधर हो रहा था? थीटा एंगल पर। कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। ओके, तो ये थीटा बार बार बदल रहा था क्या? नहीं, थ्रू आउट सेम था। तो डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं फार्मूला क्या? F इंटू एल इंटू कॉस थीटा। सो वर्क डन बाई फोर्स क्या हो जाएगा? F कितना है? mg tan थीटा इंटू एल इंटू कॉस थीटा। और हमें पता है कि tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन बाय कॉस। साइन बाई कॉस। तो आप लोग लकी थे कि आंसर जो है सिर्फ साइन थीटा जैसा दिख रहा था, लेकिन कॉन्सेप्ट सबने गलत किया है। कॉन्सेप्ट वाइज सबने गलत किया है, सही से एफ भी नहीं फाइंड किया और डबल डबल मिस्टेक कर दी। बट अभी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है चीज़ों को लेके। आंसर आएगा mgl साइन थीटा टाइप का। बट क्वेश्चन से सीखने को देखो कि हमें कितनी सारी चीज़ें मिली हैं, क्या क्या चीज़ें हमें माइंड में रखना है सॉल्विंग में। डन? हाँ सर। ओके गुड। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एकदम कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल ही चल रहे हैं सारे। मैंने पहले भी बताया था कि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली मैं बोल रहा हूँ नीट के स्टूडेंट्स हमारे, वो भी ध्यान दें। कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। चलें एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
चले तो यार ये क्वेश्चन पहले रीड किया सबने, सबको क्वेश्चन समझ आया? सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी है? पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्टार्ट लाइन कौन सी है? constant speed, ओके, बी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? इस ब्लॉक पर सारे फोर्सेस कैसे हैं? balance, Balanced. क्लियर? तो आप देखो ये सरफेस रफ है या स्मूथ? रफ है। Rough. म्यू आपको दिया है क्या मैंने? नहीं, फिर भी आपको फ्रिक्शन प्रेडिक्ट करना है, तो बताओ फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू इनटू mu mg cos theta, मार खाओगे यार तुम लोग, म्यू दिया ही नहीं है। mg sin theta sin theta, mg sin थीटा जितना होगा। ब्लॉक को रेस्ट पे हो स्लाइड कराने वाला जितना फोर्स है वो होगा, फ्रिक्शन भी तो उतना ही बैलेंस करेगा ना उसे। तो क्वेश्चन का जो मेन पार्ट था वो सबसे ज्यादा है ये, ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट, ये मेन चीज है विद रेस्पेक्ट टू वेज। वेज से अगर आप देखोगे, आप अगर यहाँ पर बैठकर देखोगे इसे, ठीक है, तो आपको क्या दिखने वाला है ये, कि ये रेस्ट पर है। समझ आया? ये कैसा दिखेगा? रेस्ट पर, मतलब ऑल द फोर्सेस बिकॉज ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू वेज। सो इसका मतलब क्या है? नेट फोर्सेस कैसे हैं उस पे? balanced ठीक है, बैलेंस है। तो इसका मतलब ये है कि ये एम का ब्लॉक है और इस पे चले नेट फोर्सेस बना लेते हैं, तो इस तरफ कौन सा फोर्स उसे गिराने का ट्राई कर रहा होगा? एम जी। sin theta, बचाने का काम करेगा हमारा फ्रिक्शन। friction यहाँ से कंफर्म होना चाहिए दैट फ्रिक्शन मस्ट बैलेंस एम जी साइन थीटा। क्या म्यू की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। ठीक है, अगर मैं बोलूं क्या म्यू एम जी, लेट से म्यू दिया भी है, तो क्या म्यू एम जी कॉस थीटा आंसर होगा क्या फ्रिक्शन का? no, नहीं होगा। समझ आया ना क्यों? क्योंकि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, मे बी पुलिंग वाला फोर्स कम है तो फ्रिक्शन तो उतना ही लगेगा ना जितना पुलिंग है। इस तरफ का कंपोनेंट कितना होगा? mg cos theta, यहाँ से नॉर्मल कितना हो जाएगा, एंड नॉर्मल कितना हो जाएगा? mg cos theta, चलो अब देख ले क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, कि वो सिस्टम किस स्पीड से जा रहा है? v स्पीड से। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा? बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे क्या? कांस्टेंट एक्सीलरेशन है क्या हमारा? नो सर, no, क्या लगाएंगे? सिर्फ v into t. v u into t, मोशन तो जीरो है, तो सिर्फ हम क्या लगा सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट मतलब स्पीड ut इनटू टाइम। क्यों? क्योंकि बिकॉज एक्सीलरेशन तो है ही नहीं, एक्सीलरेशन तो जीरो है। क्लियर? तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? v इंटू टी। तो सारा काम हो गया हमारा, हमें फोर्सेस भी पता चल गए, हमें डिस्प्लेसमेंट भी पता चल गया। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है वर्क की? एक है फोर्स, एक है डिस्प्लेसमेंट, और थर्ड Work. अरे वर्क की तीन Angle. इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एंगल, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है वो चीज आप सही से बनाकर सॉल्व करेंगे। तो चले स्टार्ट कर लेते हैं, लेट से शुरू करते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी। बताएं वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी फिगर बनाएं, बताएं ग्रेविटी किस तरफ लग रही है? नीचे की तरफ, ठीक है, डाउनवर्ड की तरफ ओके। डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है? horizontal, किसी को कोई टेंशन समझने में? वर्क डन बाय एमजी क्या आने वाला है? zero, ठीक, क्योंकि वो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया हॉरिजॉन्टल उसने? v इंटू टी जितना। क्लियर? क्वेश्चन देख रहे हो, दोनों क्वेश्चन अलग है यार। देखो यार फिर से मैं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है।
सोचो अगर ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है नीचे, तो क्या वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 होगा क्या? नो सर। क्यों? फिगर बना लेते हैं। आप गौर से देखो यार, मैं बार बार यही चीज बता रहा हूं कि जब ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है तब ग्रेविटी ऐसे लग रही है और स्लाइड ऐसे हो रहा है, एंगल 90 है क्या? नो सर। तो आंसर नहीं। आएगा। इस क्वेश्चन में मैं इस पूरे वेज को आगे मूव करा रहा हूँ और इसको मूव ही नहीं करा रहा हूँ, इसको मैं मूव ही नहीं करा रहा हूँ, ये रेस्ट पे है, पूरा सिस्टम जा रहा है आगे, तो ये भी बेचारा सिस्टम के साथ कैसे जाएगा? आगे ही जाएगा ना। आगे। तो दोनों का एंगल कितना हो गया? 90 हो गया, इसलिए वर्क डन 0 है। तो केयरफुल रहना, ऐसा रटने वाला काम नहीं करना है कि नहीं आंसर ने बता दिया आंसर 0 होगा तो 0। चीजों को एनालाइज करके प्रॉपरली देख के हम करेंगे। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 हो गया। चले, वर्क डन बाय नॉर्मल। अच्छा देखें, वर्क डन बाय नॉर्मल, जब ये स्लाइड कर रहा था डाउन, मैं ये वाला क्वेश्चन करवा चुका हूं, तो आप ये मत सोचना कि मैं बार बार इरेज कर दे रहा हूं। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं कि जब ये नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे स्लाइड हो रहा है, तब नॉर्मल किधर लग रहा है? इस तरफ। एंगल कैसा था पहले? 90 डिग्री। 90 तो वर्क डन बाय नॉर्मल क्या होता था? 0। 0 0 अभी कॉन्सेप्ट देखो यार, कॉन्सेप्ट, अभी किस तरफ जा रहा है ब्लॉक? आगे इस की तरफ। तरफ। horizontal Horizontal. एंगल अभी है क्या एंगल 90? नो सर। no नहीं। नो। इसका मतलब हमें No, sir. सॉल्व करना पड़ेगा और चेक करके अपन आंसर बताएंगे। तो ये हमने बना दिया बॉक्स, और ये हमने इसे मूव करा दिया कि बॉक्स किस तरफ जा रहा है? आगे की तरफ जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? v इंटू टी का। अब बताओ नॉर्मल किस तरफ लग रहा था? इधर। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या कभी चेंज हो रहा था या सेम था? सेम था सेम था। सेम। बताएं फिर कितना है ये एंगल? 90 माइनस 90 थीटा मिनट्स 30। ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। चेक कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, टेंशन नहीं लेना। ये अगर थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। ठीक है, तो ये अगर थीटा है तो मैं पैरेलल वाले अल्टरनेट एंगल से क्या बोल दूंगा? ये थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। 90 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब वर्क डन का फार्मूला लगा देते हैं, टेंशन नहीं लेना है। वर्क डन बाय नॉर्मल क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल। ठीक है, तो चले देखे फोर्स कितना है यहाँ पर, नॉर्मल कितना है mg, cos थीटा cos थीटा। ओके। डिस्प्लेसमेंट कितना है? v इंटू टी जितना, t क्लियर। और इंटू कॉस थीटा की जगह यहाँ पर क्या है? 90 माइनस थीटा। 90 minus theta. समझ आया? तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय नॉर्मल ये हो जाएगा mg cos थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा, क्या बन जाता है हमारा? साइन sin थीटा Sin theta. sin थीटा टी। अच्छा, तो ये तो आंसर हो गया, बट कई बार ऐसा होता है फिजिक्स में कि थोड़ी सी मैथ भी लगा देते हैं। कभी याद है साइन थीटा कॉस थीटा दोनों साथ में दिख जाते हैं तो क्या करते हैं हम? फॉर्मूला एक लगा देते हैं। कुछ कोई फॉर्मूला याद आ रहा है जिसमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आता है? 1 2 sin थीटा sin cos थीटा 2 sin 2 थीटा sin का स्क्वायर फॉर्मूला। थीटा बाय 2 साइन 2 थीटा का 2 sin थीटा cos थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कुछ भी फॉर्मूला बोल रहे हो? हाँ, कुछ लोग तो स्क्वायर वगैरह ले आए, वो cos 2 थीटा के फॉर्मूले में होता है। sin 2 थीटा क्या होता है? 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो sin थीटा इंटू कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? sin 2 थीटा बाय 2 sin 2 थीटा बाई 2। सो समटाइम्स ऑप्शन में भी आपको ये देखने को मिल जाता है। सो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यही आंसर होगा, बट कई बार आपको ये देखने को मिल सकता है। सो आंसर हो जाएगा हाफ mgvt sin 2 थीटा। किसी को कोई डाउट यहाँ तक बताएं? सर नो ओके, सर। लास्ट क्या बचा? भी क्या No, क्या sir. पूछा था? क्या पूछा है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन। चलो फ्रिक्शन को भी देखते हैं जल्दी से। वर्क डन बाय फ्रिक्शन चलते हैं। यार आज का पूरा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर मैं फिर से बोल रहा हूँ, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे इस लेक्चर को। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, चलो जल्दी से बना देते हैं फ्रिक्शन को। ये बॉक्स हमारा, ये इंक्लाइंड प्लेन, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है? हॉरिजॉन्टल।
horizontal, फ्रिक्शन किस तरफ है चेक करें, इस तरफ। देख रहे हो दोनों के बीच एंगल कितना है, ये वाला एंगल यूज करेंगे ना, तो उससे बेटर है कि आप बोल दो कि अपोजिट लग रहा है, मतलब पहले से क्या लगा दो, माइनस, और एंगल कौन सा यूज कर लो, ये वाला। याद है मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, किसी ने पूछा भी था कि सर नेगेटिव है तो फिर कौन सा यूज करेंगे, तो ये थीटा है और ये टोटल चाहिए, तो आप लिख दो 180 माइनस थीटा, टेंशन नहीं है आपको, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं या बोल सकते हैं कि वर्क डन मस्ट बी नेगेटिव। सो यहाँ से दिख रहा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसा होना चाहिए, negative, नेगेटिव आंसर। कुछ भी करो, गलती भी हो जाए तब भी याद रखो कि आंसर तो नेगेटिव आ जाना चाहिए। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। theta, ओके, तो चले जल्दी से लिख देते हैं फिर। क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, mg साइन थीटा है फ्रिक्शन, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है vt, इनटू एंगल कॉस, और क्या होगा 180 माइनस थीटा। तो आपको पता होना चाहिए कि 180 में कॉस चेंज होता है क्या, नो सर। नहीं होता है। तो ये कॉस No. नहीं चेंज होगा, mg साइन थीटा इंटू vt, कॉस थीटा ही रहेगा, लेकिन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाता है, नेगेटिव आ जाता है। माइनस fine, negative, बाय फ्रिक्शन का आंसर हो जाता है माइनस mg vt इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और अभी जस्ट प्रीवियस उसमें मैंने बताया अभी कि आप लोग चेक कर सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं हाफ साइन टू थीटा टाइप। चले, किसी को कोई डाउट इसमें, नो सर। तो पक्का आज काफी सारे कॉन्सेप्चुअल चीजें हमने डिस्कस की हैं, समझ में आ गया है सबको, yes sir, ओके यस सर। गुड। एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं, देखें सारी चीजें क्लियर हुए या नहीं, एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। चले, तो पहले क्वेश्चन थोड़ा सा समझते हैं, क्वेश्चन समझने का ट्राई करते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियसली कराया हुआ था, प्रोसेस देखो हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, ये प्लेटफॉर्म था, ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म रखा हुआ है एक सरफेस पे, हमने क्या किया, इस पे एक बॉक्स को स्लाइड करा दिया v स्पीड से, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इस बॉक्स को अपोज करेगा, अगर इस बॉक्स को अपोज करेगा तो प्लेटफॉर्म को फ्रिक्शन कहाँ लगेगा,
आगे की तरफ। तो अगर प्लेटफॉर्म को फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा तो प्लेटफॉर्म मूव करने लग जाएगा ना। आइडिया समझ आया क्वेश्चन सबको? तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में ये दिया है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये कितना आगे मूव हो गया है, डी ई डिस्टेंस। डिस्टेंस। यहां तक आप पहुंच गया ये प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन सबको समझ आया कि ये सिचुएशन है, यहां तक हमें पहुंच गया है वो। तो फिर क्या होगा वर्क डन। और फ्रिक्शन देख लेते हैं, दोनों का फ्रिक्शन। लेट्स से ये फ्रिक्शन क्या दिया है आपको, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन क्या है, म्यू। अच्छा, अगर ये प्लेटफॉर्म आगे चल रहा है तो एक और फ्रिक्शन भी एक्ट करता है ना, नीचे वाले सरफेस पे। मान लेते हैं यहाँ पर भी फ्रिक्शन है कुछ, क्या μ2। ये क्या है, लेट्स से ये μ1 है। तो बताएं कि नीचे फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, इस प्लेटफॉर्म पर, इस प्लैंक पर बैकवर्ड। बैकवर्ड लगेगा। तो ये लगेगा क्या, F2। ठीक, चलो। अच्छा, अब F1 F2 की वैल्यूज बताएं। सबसे पहला टारगेट हमारा क्या होता है, तीन चीजें देखना, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और एंगल। हमेशा माइंड में ये रखोगे तो काम बन जाएगा, वर्क डन में कभी टेंशन नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड कर लेने चाहिए, सारे फ्रिक्शन फोर्स। ओके, उल्टा हो गया यार, ये ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला M1 है, हाँ ये M1 है और ये M2 है। ठीक है, M1 को हमने M2 पे थ्रो किया हुआ है। चले, तो बताए फ्रिक्शन 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F1 की वैल्यू क्या होगी बताएं, μ1 इंटू N1 क्या होगा, μ1 इंटू N1 कितना है बताओ भाई, फर्स्ट की नॉर्मल रिएक्शन M1G। M1G। ओके, और फ्रिक्शन ऑन 2 ये हो जाएगा μ2 इंटू N2। बताओ N2 कितना होगा, M2G। M1 प्लस M2। M1 प्लस M1 M2 प्लस M2 भाई, M1 प्लस M2G ये होगा। तो ये क्लियर है यार, फ्रिक्शन में किसी को कोई डाउट बताओ, दोनों फ्रिक्शन क्लियर है। हाँ, अब बताओ वर्क डन। चलो, छोटे वाले बॉक्स पे कितना वर्क डन होगा, और ब्लॉक पे कितना वर्क डन होगा, और प्लैंक पे कितना वर्क डन होगा। तो हमें देखें तो डिस्टेंस तो ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ चेक करना है। बताओ ये कितना ट्रेवल कर लेगा, अगर प्लैंक डी आगे चला गया, और प्लैंक कितनी लेंथ का था, L। एल, तो कितना मूव कर गया ब्लॉक, L प्लस D। वेरी गुड। सो वर्क डन ऑन द ब्लॉक M1। तो देखें, तो बड़ा सिंपल सा ये बना लो, M1 को मैंने बना लिया। M1 का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, आगे की तरफ। फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में है, अपोजिट। अपोजिट। तो समझ गए भाई, वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। और फ्रिक्शन 1 की वैल्यू कितनी है, μ1 mg M1G इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, L प्लस D। L प्लस B। L प्लस डी। ये थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि L प्लस डी जितना उसे कवर करना पड़ गया। ठीक है, ओके गुड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वर्क डन ऑन द प्लैंक M2। चले बताए M2 पे कैसे फोर्सेस लग रहा है, देखें। M2 कितना डिस्प्लेस हो रहा है, ये इस तरफ। अच्छा, फ्रिक्शन 1 किस तरफ लग रहा है, आगे की तरफ। फ्रिक्शन 2 किस तरफ लग रहा है, पीछे की तरफ। की तरफ। तो किसका वाला वर्क डन पॉजिटिव आएगा, F1 का वर्क डन पॉजिटिव, और F2 का वर्क डन नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है। अब बताओ डिस्टेंस कवर्ड, D। D। कितनी डिस्टेंस कवर किया, D डिस्टेंस कवर किया। क्लियर। तो हमें बस ये देखना होता है कि फ्रिक्शन कितने टाइम तक वहां पर लग रहा होता है। तो इसका मतलब वर्क डन अगर हम देखें, वर्क डन ऑन 2
तो कौन कौन वर्क डन कर रहा है? F1 पॉजिटिव कर रहा है और F2 नेगेटिव कर रहा है। क्लियर रहेगा सबको? तो मैं लिखूंगा प्लस का F1 इंटू डी और माइनस का F2 इंटू डी। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नो सर। ओके गुड। और बस दोनों F1 F2 की वैल्यू रख दो, टेंशन ही नहीं है। क्लियर? तो F1 F2 की वैल्यू पता है, ऊपर हमने कैलकुलेट की है, मतलब समझ जाए आप, रखने की उतनी जरूरत है नहीं। ये ठीक है, F1 और F2 की वैल्यू ऊपर हमने लिख दी है, तो फिर लिखने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ सिर्फ। क्लियर, समझ आया सबको? यस सर। हाँ, तो चीजें, इसका मतलब ये है कि यार क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन देख के बिल्कुल नहीं डरना है। और आज के लेक्चर को एक बार रिवाइज करो और सिर्फ 3 चीजें सोचनी है। क्या? कि व्हाट इज द फोर्स इन द क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द क्वेश्चन, एंड हाउ इज द एंगल इन द क्वेश्चन, एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। फिर चेक करना है क्या ये एंगल वेरी कर रहा है क्या? अगर वेरी कर रहा है, ये फिक्स नहीं है, तो फिर हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करने लग जाते हैं? बताओ। Displacement in direction of force. फोर्स, वेरी गुड। तो ये चीजें हमें कुछ कुछ स्टेप में देखते रहना है। और 90 वगैरह है तो फिर वो समझ जाएंगे अपन, 90 जीरो हो जाएगा। तो चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना है। 180. सिमिलर वे में है तो पॉजिटिव कब होगा, थोड़ा अपोजिट लग रहा है तो नेगेटिव कब होगा, ये सारी चीजें हमें देखते रहना है। ओके ओके, देन आई गेस इट इज इनफ फॉर टुडे। ओके ओके, बाय बाय एवरीवन देन। सर या बाय सर F1 F2 अपोजिट है अपोजिट है, हाँ। सर, फिर F2 180 डिग्री पे लग रहा है, फिर और नेगेटिव साइन आके उधर प्लस में होना चाहिए। मतलब ये डिपेंड करेगा ना, वो चेक करना पड़ेगा कि इनमें से हायर कौन है। ये कंफर्म हो गया कि डिस्प्लेसमेंट में F1 के साइड है डिस्प्लेसमेंट, तो F1 का वर्क डन तो पॉजिटिव आएगा, और F2 अपोजिट है तो F2 का वर्क डन नेगेटिव आएगा। सॉल्व करके दोनों चेक करेंगे कि ओवरऑल क्या आने वाला है, और कंफर्म है ओवरऑल पॉजिटिव आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये बॉक्स आगे जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? F1 इज ग्रेटर देन F2। F2. क्लियर? तो इसका मतलब द वर्क डन मस्ट बी पॉजिटिव। क्लियर? ये आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमें पता है अगर ये आगे चल रहा है तभी तो F1 ज्यादा है ना, नहीं तो फिर मूव ही नहीं कर पाता वो। कोई डाउट किसी को अभी? सर ओके बाय सर, थैंक यू। ओके, बाय बाय एवरीवन। बाय। बाय सर।